नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी। सोलर पैराबोलॉइड तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, it is type of photovoltaic technology that directly converts sunlight into electricity। यह एक प्रकार की फोटोवोल्टिक तकनीक है जो सीधे सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है। दूसरा कहता है, it uses parabolic mirrors to concentrate sunlight onto a specific point to generate high temperature। यह उच्च तापमान उत्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए परवलयित दर्पण का प्रयोग करता है। तीसरा कहता है, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन फॉर इट्स हाई एफिशिएंसी कंपेयर टू ट्रेडिशनल फोटोवोल्टिक सिस्टम। यह तकनीक पारंपरिक फोटोवोल्टिक प्रणालियों की तुलना में उच्च दक्षता के लिए जानी जाती है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं, यानी कि ये सही है और ये आपको सही है। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1 नंबर जो है वो गलत है, क्योंकि सोलर पैराबोलॉइड तकनीक एक प्रकार की फोटोवोल्टिक तकनीक नहीं है। यह कंसंट्रेटिंग सोलर पावर का एक रूप है। कथन 2 जो है वो सही है, क्योंकि यह तकनीक एक रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए पैराबोलिक दर्पण का उपयोग करती है, जिससे उच्च तापमान जो कि 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है उत्पन्न हो जाता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन या औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है। कथन 3 भी सही है, क्योंकि सोलर पैराबोलॉइड तकनीक पारंपरिक फोटोवोल्टिक प्रणालियों की तुलना में उच्च दक्षता प्रदान करने के लिए की जाती है, जिससे संभावित रूप से बिजली की लागत कम होती है। हालांकि यह तकनीक जटिल है और इसकी अग्रिम लागत अधिक है, जो कि चुनौतियां हैं जिन्हें व्यापक रूप से अपनाने के लिए दूर करने की आवश्यकता है। ये आपका सूर्य का प्रकाश है, और जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या होता है कि एक वलय आकार का एक जो है मिरर लगाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आता है और ये सूर्य का प्रकाश आएगा और इसको कंसंट्रेट करता है एक बिंदु पर। इसको कंसंट्रेट करता है एक बिंदु पे, और ये जब एक बिंदु पे जब आता है तो एक्सट्रीम हीट जनरेट होता है। जब हीट जनरेट होता है तो उसमें जो है बॉयल आता है, और फिर यहाँ से आपको इस हीट को यूज किया जाता है बॉयलर को चलाने के लिए, और फिर वहाँ से जनरेटर को चला के बिजली पैदा किया जाता है, और अन्य भी जो उपयोगी कामें हैं उसको किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द परपेचुअल बॉन्ड इशू बाय केनरा बैंक। केनरा बैंक द्वारा जारी किए गए सतत बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन कहता है, दे हैव ए फिक्स मैच्योरिटी डेट ऑफ 10 ईयर्स। इनकी परिपक्वता तिथि 10 वर्ष है। दूसरा कहता है, दे डू नॉट अट्रैक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट ड्यू टू हाई रिस्क। उच्च जोखिम के कारण ये निवेशकों की रुचि को आकर्षित नहीं करते। तीसरा कहता है, दे अट्रैक्ट इन्वेस्टर। तीसरा कहता है, वे उच्च रिटर्न के लिए निवेशकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, दे अट्रैक्ट इन्वेस्टर ड्यू टू हाई रिटर्न्स। तो ये तीसरा है जो कि आपको इसमें ये हो गया है। चौथा ऑप्शन कहता है, दे आर इंडियाज फर्स्ट एडिशनल टायर 1 परपेचुअल बॉन्ड इशू आफ्टर रिसेंट रेगुलेटरी चेंजेस। ये हाल ही में विनियामक परिवर्तनों के बाद जारी किए गए भारत के पहले अतिरिक्त टायर 1 बॉन्ड हैं। तो ये आपका डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केनरा बैंक ने हाल ही में नियमों में बदलाव के बाद भारत का पहला अतिरिक्त टीयर 1 सतत बॉन्ड जारी किया है, जो भारतीय वित्तीय बाजार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
इन बॉन्डों ने निवेशकों की मजबूत रुचि को आकर्षित किया है, जो कि 8.27% की अपेक्षा से कम कूपन दर में परिलक्षित हुआ है। इन बॉन्डों की मांग में फिर से वृद्धि होने का संकेत मिलता है, जो अब पहले नियामक चुनौती के कारण कम था, यानी कि सेबी के द्वारा नियम में चेंज किया गया है, उसके बाद इस बॉन्ड को जारी किया गया है। इस बॉन्ड की सतत प्रकृति का अर्थ है कि इनकी कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती है, यानी कि ये मैच्योरिटी डेट इनका नहीं होता है और निवेशकों को अनिश्चित काल तक ब्याज मिलता है। सेबी द्वारा हाल ही में किए गए मूल्यांकन में बदलाव, जिससे म्यूचुअल फंड को कॉल ऑप्शन के आधार पर इन बॉन्डों का मूल्यांकन करने की अनुमति मिलती है, ने उनके आकर्षण को और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये आपका अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल मेडिकल रजिस्टर अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है द NMR इज मैनेज्ड बाय द एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ NMC। NMR का प्रबंधन NMC के नैतिक और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा किया जाता है। दूसरा कहता है द NMR रिक्वायर्स डॉक्टर्स टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स ऑन देयर प्रैक्टिस टू मेंटेन देयर रजिस्ट्रेशन। NMR के लिए डॉक्टर को अपना पंजीकरण बनाए रखने के लिए अपने अभ्यास पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तीसरा कहता है द NMR एम्स टू इन्हांस द डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल। NMR का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवर तक पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करना। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा 1 और 3 जो है वो आपका सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर वास्तव में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की नैतिक और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा NMC अधिनियम 2019 की धारा 31 के तहत शासनादेश के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। तो ये आपको राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नैतिक और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। NMR को गुणवत्ता वाले चिकित्सक का चिकित्सा पेशेवर तक पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करके डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्वास्थ्य सेवा में जनता के विश्वास को मजबूत करता है। हालांकि NMR को डॉक्टरों को अपना पंजीकरण बनाए रखने के लिए अपने जो प्रैक्टिस है उसका वार्षिक रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है गलत हो जाएगा। कथन 2 जो है गलत है, क्योंकि NMR आवश्यक सत्यापन प्रक्रियाओं के साथ एक अद्यतन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री को बनाए रखने पर ध्यान करता है, लेकिन पंजीकरण रखरखाव के लिए वार्षिक रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। इसलिए कथन 1 और 3 जो है वो आपको सही है। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परपेचुअल बॉन्ड। शाश्वत बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कहता है परपेचुअल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ ए कंपनी। शाश्वत बॉन्ड को किसी कंपनी की इक्विटी पूंजी का हिस्सा माना जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है दे प्रोवाइड इंटरेस्ट पेमेंट इनडेफिनेटली विदाउट ए फिक्स मैच्योरिटी डेट। ये बिना किसी निश्चित परिपक्वता तिथि के अनिश्चित काल तक ब्याज भुगतान प्रदान करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ परपेचुअल बॉन्ड इज रीपेड आफ्टर ए सेट पीरियड यूजुअली 30 ईयर्स। शाश्वत बॉन्ड का मूलधन एक निश्चित अवधि आमतौर पर 30 वर्ष के बाद चुकाया जाता है। तो ये आपको गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही है, ये आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 जो है वो गलत है, क्योंकि जो परपेचुअल बॉन्ड है किसी कंपनी की टियर 1 पूंजी को मजबूत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें इक्विटी के बजाय ऋण साधन के रूप में माना जाता है। तो ये आपको कंपनी का इक्विटी नहीं होता है, ये आपको डेब्ट का एक तरीका है। कथन 2 जो है वो सही है, क्योंकि शाश्वत बॉन्ड को अनिश्चित काल तक ब्याज भुगतान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है,
जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए कोई निश्चित परिपक्वता तिथि नहीं है। कथन 3 गलत है, क्योंकि शाश्वत बॉन्ड में कोई निश्चित अवधि नहीं होती है जिसके बाद मूलधन का पुनर्भुगतान किया जाता है। इसके बजाय वे तब तक अस्तित्व में रहते हैं जब तक जारीकर्ता या बाजार उनका समर्थन करता है। शाश्वत बॉन्ड की एक अनिश्चित प्रकृति उन्हें पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में एक अलग और जोखिम भरा निवेश बनाती है। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोलेरा। हैजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोलेरा इज ए बैक्टीरियल डिजीज दैट कैन कॉज रैपिड फ्लूइड लॉस एंड सेवियर डिहाइड्रेशन। हैजा एक जीवाणु रोग है जो तेजी से द्रव हानि और गंभीर निर्जलीकरण का एक कारण बन सकता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है, द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कोलेरा इज थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। हैजा के लिए संक्रमण का प्राथमिक तरीका दूषित पानी और भोजन है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है, एंटीबायोटिक्स आर द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर कोलेरा एंड रिहाइड्रेशन थेरेपी इज सेकेंडरी, तो ये आपको गलत हो जाएगा। हैजा के लिए एंटीबायोटिक प्राथमिक उपचार है और पुनर्निर्जलीकरण चिकित्सा द्वितीय उपाय है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 सही है, क्योंकि हैजा वास्तव में विब्रियो कोलेरा, ये आपको नाम है, विब्रियो कोलेरा के कारण होने वाला एक जीवाणु रोग है, तो इस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरा। इससे तेजी से तरल पदार्थ की हानि और गंभीर निर्जलीकरण हो सकता है, जो तुरंत इलाज न किए जाने पर घातक हो सकता है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो आपको दूषित पानी और भोजन के सेवन से होता है। 3 गलत है, क्योंकि कुछ मामलों में दस्त की अवधि को कम करने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमेशा एंटीबायोटिक इस पर कारगर नहीं हो सकता है। हैजा के लिए प्राथमिक उपचार जो है वो आपको पुनर्निर्जलीकरण चिकित्सा है, जिसमें निर्जलीकरण और सदमे को रोकने के लिए खोए हुए तरल पदार्थ और लवणों को प्रतिस्थापित करना शामिल है। एंटीबायोटिक जो है वो आपको सेकेंडरी और हमेशा आवश्यक नहीं होते हैं, खासकर अगर पुनर्निर्जलीकरण प्रभावी ढंग से किया जाता है तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।